Hello dear students, welcome to your school's YouTube channel. This is Mary Academy and I am Apurv, your economics teacher. Today I am going to explain chapter 4 factors of production. ये factors of production chapter है वो आपके कोर्स बुक में chapter 4 है और आज मैं इसी का explanation देने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम ये समझेंगे कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन सारे के सारे रिसोर्सेज को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होंगे। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड जो एग्जांपल है नेचुरल रिसोर्स का, लेबर जो एग्जांपल है ह्यूमन रिसोर्स का, और कैपिटल जो एग्जांपल है मैन मेड रिसोर्स का। ये तीनों के तीनों रिसोर्सेज जब कंबाइंडली यूज होते हैं तभी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है और इन सभी को एक साथ यूज करना ही ये प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। और इस प्रोडक्शन क्या है इसको भी डिफाइन कर लें तो प्रोडक्शन इज प्रोसेस इन विच वी क्रिएट यूटिलिटी। अब जो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है तो इसमें हम जब कभी भी किसी भी सामान की यूटिलिटी को जब बढ़ाते हैं, यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम प्रोडक्शन भी बोलते हैं। अदर वर्ड्स में समझे तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वी आर कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जब हम किसी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको भी हम प्रोडक्शन ही बोलते हैं और इसके जरिए हम जो रॉ मटेरियल जिसकी यूटिलिटी काफ़ी कम थी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसकी यूटिलिटी बढ़ा देते हैं। अब ये यूटिलिटी जब बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और ये एक तरह से हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए उसकी वैल्यू को भी बढ़ाते हैं और साथ साथ यूटिलिटी को भी बढ़ाते हैं। और ये बढ़ी हुई वैल्यू ही ये प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने वाले प्रोड्यूसर के लिए इनकम के रूप में जो प्रॉफिट है उसके रूप में उसको रिवॉर्ड मिलता है। अब कितने सारे मेथड हैं जिसके जरिए ये प्रोडक्शन कंप्लीट होता है इसको हम समझते हैं। तो प्रोडक्शन में यूटिलिटी की जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो ये कितने अलग अलग मेथड हैं जिसके जरिए हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। वो है पहला है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी के अंदर हम किसी भी मटेरियल के फॉर्म को चेंज कर देते हैं, उसकी बनावट को बदल देते हैं और इसके जरिए उसको ज़्यादा उपयोगी यूजफुल बना देते हैं, साथ साथ ताकि उसमें ज़्यादा यूटिलिटी आ जाए और उसकी डिमांड हो और कंज्यूमर उसको परचेस करें। जैसे वीट कन्वर्टेड इनटू फ्लोर। ये वीट भी एक प्रोडक्ट है, एक कमोडिटी है और फ्लोर भी, लेकिन हम जानते हैं कि वीट के मुकाबले फ्लोर की जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा है और जो प्रोसेस के जरिए हमने वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया यही प्रोडक्शन है। तो इसमें हमने क्या किया, फॉर्म को चेंज कर दिया, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। अब स्ट्रक्चर को चेंज करके ही हमने इसमें यूटिलिटी क्रिएट की है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। जैसे वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट करना भी फॉर्म यूटिलिटी का ही एग्जाम्पल है, जिसमें हम एक वुड स्टिक को हम यूज करके अलग अलग तरह के फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी एक तरह की फॉर्म यूटिलिटी है। साथ साथ प्लेस यूटिलिटी भी एक अलग मेथड है जिसके जरिए हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। प्लेस यूटिलिटी में हम केवल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, किसी भी कमोडिटी को डिस्प्लेस करके जब उसके जिस जगह वो अभी है जहाँ पर वो मौजूद है उस जगह से उठा करके केवल उसको डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पहुँचा देते हैं और इससे भी उसमें यूटिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल सैंड इज नो, सैंड भी आप जानते हैं कि ये मिलता कहाँ है। सैंड की जो एग्जिस्टेंस है हमेशा रहती है किसी नदी किनारे, वहाँ पर वो वैल्यूलेस होता है, लेकिन जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुँच जाता है तब उसमें यूटिलिटी आ जाती है और तब वो बिकने लायक भी हो जाता है। तो जब हम प्लेस केवल चेंज किया, हमने केवल उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया, इस कारण से भी उसमें यूटिलिटी क्रिएट हुई, वो सेलेबल हो गई। इसीलिए इसको हम एग्जाम्पल के रूप में क्या समझेंगे, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे प्लेस यूटिलिटी के रूप में। Utility is also created by changing the collecting sand from the river bank and transporting it to the construction site। जब हम रिवर बैंक से जब कंस्ट्रक्शन साइट तक सैंड को डिस्प्लेस करके ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देते हैं तब ये प्लेस यूटिलिटी के एग्जाम्पल बन जाते हैं और इसके जरिए सैंड जो वैल्यूलेस था रिवर बैंक पे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे आते ही वैल्यूबल बन जाता है। सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी में सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी। फॉर टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम, डॉक्टर लुकिंग एट हिम हिज पेशेंट इन हॉस्पिटल्स।
सर्विस यूटिलिटी भी होती है। जब कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उससे भी इससे यूटिलिटी क्रिएट होती है। जब कोई डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करे या फिर कोई टीचर जब स्टूडेंट को टीच करे तो ये भी क्या है, एक तरह का प्रोडक्शन ही वो भी कर रहा है, वो भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस का ही पार्ट है, क्योंकि वो सर्विस और कम्युनिटी ये दोनों ही फाइनल आउटपुट होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई सामान ही बने, सर्विस की यूटिलिटी भी कहीं से भी किसी प्रोडक्ट से किसी कम्युनिटी से कम नहीं होती। सर्विस यूटिलिटी का आता है पोसेशन यूटिलिटी। When utility of good increase due to change of possession is termed possession utility, and economics books have very less utility when bookseller। आप देखें जब किसी कमोडिटी की, किसी गुड्स की केवल पोसेशन, केवल अधिकार वो बदलते ही उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे एक इकोनॉमिक्स की बुक या एक साइंस की बुक सेलर के पास भी है, उसके लिए उसकी यूटिलिटी काफ़ी कम है क्योंकि वो उसको केवल बेचने के लिए रखा है। जब यही उसके स्टूडेंट के पास पहुंच जाते हैं तब इसकी यूटिलिटी सामने आती है, क्योंकि उसको पढ़ करके उसे नॉलेज गेन करने का जो एम है वो स्टूडेंट का है, उस बुक सेलर का नहीं। तो बुक सेलर के पास इसकी यूटिलिटी काफ़ी कम थी, लेकिन पोजीशन चेंज होते ही, केवल ऑनरशिप चेंज होते ही इसकी यूटिलिटी बढ़ गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोजीशन यूटिलिटी, जिसमें ये जो भी कमोडिटी है, जो भी गुड्स है, वो एक एलिजिबल, एक बोल सकते हैं ऐसे आदमी के पास जिसके पास वो यूज के लायक हो, जब वो पहुंच जाता है तब उसमें यूटिलिटी आती है। टाइम यूटिलिटी, किसी किसी सामान में टाइम यूटिलिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कैन इंक्रीज विद द चेंज इन टाइम। कभी कभी केवल टाइम चेंज हो जाने के कारण किसी चीज़ में यूटिलिटी आ जाती है, जैसे अम्ब्रेला, जैसे स्वेटर। ये ऐसे आइटम्स हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी किसी खास टाइम में नीड होती है, तब उसमें यूटिलिटी होती है, और वो टाइम क्रॉस करते ही, वो टाइम बीत जाते ही उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये एग्जांपल है टाइम यूटिलिटी की, जिसमें जब फेवरेबल टाइम आएगा तब तो उस प्रोडक्ट में, उस गुड्स में यूटिलिटी होगी, लेकिन टाइम बीतते ही उसकी यूटिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। इसके बाद आता है नॉलेज यूटिलिटी। When the utility of a commodity rises by increase the knowledge about the commodity among the people is called knowledge utility। नॉलेज यूटिलिटी में हम ये देखते हैं जब किसी सामान की नॉलेज जब बढ़ जाती है किसी जब लोगों में, तब ये कहीं ज़्यादा ये इसमें यूटिलिटी क्रिएट होती है। जैसे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी एक प्रोसेस है, ये भी एक सर्विस सेक्टर से रिलेटेड एक बोल सकते हैं, ये प्रोसेस है जिसके जरिए लोगों को हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जब ये इंफॉर्मेशन, जब अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं तो इसमें भी एक यूटिलिटी है जिसके जरिए हम केवल और केवल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और इससे कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है और उसका वो डिमांड करता है। तो इस तरह से देखें तो नॉलेज प्रोवाइड करना भी ये यूटिलिटी का ही एक क्या है, एक पार्ट है। तो इस तरह से समझें तो अलग अलग। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो मैंने इसके बारे में इनिशियली जब स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि 3 अलग अलग जो मेन जो फैक्टर्स हैं जो यूज होते हैं वो है लैंड, लेबर और कैपिटल। लेकिन इनमें हम एक और को भी ऐड कर सकते हैं, और वो है एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल ये फैक्टर मेन फैक्टर प्रोडक्शन है, और उसका जो यूज़र है वो बनता है एंटरप्राइज, या इसको हम एंटरप्राइज बोले या फिर हम इसको बोल सकते हैं फर्म। एंटरप्राइज या फर्म ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है, क्योंकि इस फैक्टर के बिना ही प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। फैक्टर्स प्रोडक्शन, फर्स्ट जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो कहलाता है लैंड। According to Professor Alfred Marshall, land means the material and the forces which nature gives freely or man at। मार्शल के अकॉर्डिंग अगर समझें तो ऐसे जितने भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है जिनको हम यूज करेंगे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो सारे के सारे लैंड के ही पार्ट हैं। यहाँ पर लैंड का मतलब ज़मीन नहीं है, बल्कि मिनरल्स, या फिर जितने भी अलग अलग हर्ब्स हैं, या फिर जितने भी वेजिटेबल्स हैं, या जो भी चीज़ें जो नेचर हमको फ्री में प्रोवाइड करती हैं, सॉइल हो, वाटर हो, सब के सब कंबाइंडली लैंड ही कहलाते हैं। इसलिए लैंड जो नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल है, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने हमको किया है वो सारे का सारा जो प्रोडक्शन, जो फैक्टर प्रोडक्शन है, उसमें इसको हम लैंड में ही कंसिडर करते हैं।
उसके बाद आता है लेबर। लेबर जिसमें कि वर्कर, काम करने वाला जो वर्कर है, जो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड, जो अपना जो एफर्ट है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है पेमेंट के बदले। वो पेमेंट वेजेज भी हो सकता है या फिर सैलरी भी हो सकती है। तो सैलरी या वेजेज के बदले में प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, और उस पार्टिसिपेशन के बदले में उसको मिलता है उसका रिटर्न, रेम्युनरेशन, जो हो सकता है सैलरी, वेजेज या फिर कुछ भी, चाहे उसका कमीशन ही हो। इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। लैंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इनएक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा एज इट है। उसको यूज करने के लिए हमको हमेशा लेबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लेबर ही वो होता है जो अपना एफर्ट लगा के, मेहनत करके, वो जो लैंड है उससे, लैंड या फिर दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे वो कोई यूजफुल गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाता है। Labor earn their livelihood from monetary payment. All the services of doctors, lawyers, teachers, washermen, example labor service. लेकिन यहाँ जितने भी अलग अलग लोग हैं जो किसी भी तरह की सर्विस दे रहे हैं, वो चाहे वाशरमैन हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, वो सब के सब लेबर के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि सब एफर्ट लगाते हैं और किसी तरह की सर्विस करते हैं, और उस सर्विस के जरिए ही जो हमारा लाइफ है वो इजी बनता है। उसके बाद था कैपिटल। कैपिटल मीन्स मैन मेड रिसोर्स। वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किए, नेचर ने नहीं, वो सब के सब कहलाएंगे कैपिटल। वो चाहे मशीनरी हो, मनी हो, या फिर दूसरे इक्विपमेंट्स, लैंड, या चाहे वो बिल्डिंग भी हो, बिल्डिंग, मशीनरी, मनी, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं कैपिटल के। ये कैपिटल भी यूज है प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि इसके जरिए ही हम अलग अलग तरह के जो रिसोर्सेज हैं उन पर ऑनरशिप क्या कर सकते हैं, ऑनरशिप ले सकते हैं। हम ऑनरशिप के लिए हमको कोई ना कोई पेमेंट करना होता है। जब तक हम रेंट पेमेंट नहीं करेंगे हम लैंड यूज नहीं कर पाएंगे। जब तक हम वेजेज या सैलरी पे नहीं करेंगे तब तक हम लेबर यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम इस समझें तो ये पेमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कैपिटल ही प्रोवाइड करता है। साथ साथ ये हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। जब हमारे सफिशियंट, जब मशीनरी होगी तो सफिशियंट कैपिटल होगा, सफिशियंट मनी, सफिशियंट, तो फिर हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। इट इज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू बुक, कैपिटल is produced means of production. Produced means of production. It is man-made factor of production, always used for future and further production. All the factor like machine, raw material, factory sets, tools, equipment are the example of capital. ये सारे के सारे क्या है, इस सब के सब एग्जाम्पल है कैपिटल के। चाहे फैक्ट्री का शेड ही हो, मशीनरी हो, मनी हो, या फिर बिल्डिंग हो, ये सब के सब एग्जाम्पल है मैन मेड रिसोर्स के। इन्हीं को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कैपिटल। इसके बाद आता है फोर्थ, एंटरप्राइज। अनदर मेन ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइज और ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज एक्चुअली फॉर्म एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मीन्स फर्म। अभी फर्म या एंटरप्राइज क्या है? फर्म और एंटरप्राइज ये मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो सारे के सारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो रिस्क एलिमेंट है उसको बेयर करता है। और रिस्क बेयर के बिना बिजनेस करना, प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। जो रिस्क बेयरर है, जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वही सारे के सारे अलग अलग फैक्टर प्रोडक्शन को संभल करता है, कलेक्ट करता है और फाइनली यूज भी करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। क्योंकि इसमें बाकी के जितने फैक्टर प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो या फिर कैपिटल, इन सब की पेमेंट फिक्स है, इनको पेमेंट मिल जाता है। जैसे लैंड का पेमेंट रेंट है, ये सिक्योर्ड है, लैंडलॉर्ड लेगा ही। लेबर की पेमेंट वेजेज और सैलरी है, वो अपना सर्विस प्रोवाइड करने के बाद पेमेंट लेगा ही। और जो कैपिटल है उसका रिटर्न इंटरेस्ट होता है। जब कभी कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेसमैन जब लोन लेता है तो लोन लेने के बाद उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। ये इंटरेस्ट भी सिक्योर रिटर्न है जो मनी लेंडर लेगा ही। मनी लेंडर जो कि कैपिटल प्रोवाइड किया, जिसने लोन ग्रांट किया है, वो इंटरेस्ट लेगा। लेकिन ये इंटरप्राइज ही है जिसकी जो इनकम प्रॉफिट के रूप में आती है वो सिक्योर्ड नहीं होती।
वो हमेशा रिस्क लेता है, प्रॉफिट गारंटीड नहीं होती। वो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद ये डिसाइड होता है कि प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर फेवरेबल कंडीशन हुए तब तो प्रॉफिट आएगा, और अगर कहीं फेवरेबल कंडीशन नहीं रहे, अगर अनफेवरेबल हो गए, तो सारे एफर्ट लगाने के बाद भी, सारे के सारे रिस्क लेने के बाद भी हो सकता है कि लॉस हो जाए। तो ये जो सबसे रिस्पॉन्सिबल इसीलिए फैक्टर बोला जाता है एंटरप्राइज को, क्योंकि ये फाइनल यूजर है। जो दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर और कैपिटल, उसका फाइनल यूजर एंटरप्राइज या फर्म होता है। और ये फर्म अपने ही रिस्क पर इन सभी चीज़ों को यूज करता है और सभी को पेमेंट करता है। और सबसे जो स्पेशल जो फीचर है इसका, वो ये है कि बाकी की पेमेंट वो अपने तरफ से ही कर देता है, अपने पॉकेट से करता है। और इसकी जो पेमेंट आती है वो सबसे लास्ट में आती है। जैसे कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी एंटरप्राइज ही करता है, साथ साथ रॉ मटेरियल परचेज वो एंटरप्राइज को ही करना होता है, लेबर को पेमेंट एंटरप्राइज ही करता है, जो मनी लेंडर है उसको इंटरेस्ट भी पेमेंट यही कर देता है, रेंट भी पेमेंट एंटरप्राइज को ही करना होता है, फर्म को करना होता है। लेकिन जो प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, उसको बेचने से जो पैसा आता है, उसी में उसका प्रॉफिट छिपा होता है। तो हो सकता है कभी ये सारे के पेमेंट करने के बाद जो प्रोडक्ट बने और बिके ना, अगर बिक नहीं पाया, तो उसका जो रिटर्न है, जो उस सेल्स प्राइस में छिपा है, जिसको वो रेवेन्यू के रूप में रिसीव करता है, उसी में उसका प्रॉफिट छिपा होता है। और ये प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जो वो रिसिप्ट लेता है और जिसने ऑलरेडी पहले पेमेंट किया है, जब वो माइनस करता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है रेवेन्यू का, वही प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट कभी भी गारंटीड नहीं होती। ये स्पेशल फीचर था एंटरप्राइज का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर प्रोडक्शन के फीचर्स क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? पहला, इसकी डिराइव डिमांड होती है। फैक्टर प्रोडक्शन की डिराइव डिमांड होती है, मतलब जब एक डिमांड आता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा डिमांड सामने आता है। जैसे ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन आर नॉट डायरेक्टली डिमांडेड बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिस्फाई आवर ह्यूमन वांट्स। क्योंकि जितने ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो डायरेक्टली डिमांड नहीं होती। उनकी डिमांड तब होती है जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड हो। अगर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो फैक्टर प्रोडक्शन भी कभी भी उसका डिमांड नहीं होगा। क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कभी भी डायरेक्टली किसी कंज्यूमर, किसी भी यूजर को सेटिस्फाई नहीं करता, बल्कि उसके यूज होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसी में सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी छिपी हुई होती है। और जब तक किसी प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होगा तब तक उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज होने वाले जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी भी डिमांड नहीं होगी। इसी कारण से इनकी जो स्पेशल फीचर है वो डिराइव डिमांड, मतलब इनका डिमांड हमेशा इनडायरेक्टली होता है। मतलब प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो उस प्रोडक्ट में यूज होने वाले सारे रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, इनकी डिमांड भी होगी। अगर उस प्रोडक्ट का डिमांड खत्म हो जाए तो इनकी डिमांड भी अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। दूसरा जो फीचर है वो है बोथ मोबाइल एंड इमोबाइल फैक्टर्स। ये जो फैक्टर प्रोडक्शन है ये मोबाइल नेचर के भी हो सकते हैं, इमोबाइल भी हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर प्रोडक्शन हैं जिनको हम जहाँ चाहे कैरी करके ले जा सकते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं जिनको हम कैरी करके जहाँ चाहे वहाँ नहीं लेके जा सकते। जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये मूवेबल नहीं है, इसलिए इसको हम इमोबाइल बोलेंगे। लेबर, रॉ मटेरियल, ये भी फैक्टर प्रोडक्शन है, लेकिन ये मोबाइल है क्योंकि इनको जहाँ चाहे हम वहाँ ट्रांसफर करके ले जा सकते हैं, इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये दो तरह के फैक्टर प्रोडक्शन हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ये मोबाइल, और जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते वो सब मोबाइल फैक्टर प्रोडक्शन है। ये तीसरा जो फीचर है वो है कंज्यूमर नेवर डिमांड फैक्टर प्रोडक्शन। कंज्यूमर कभी भी फैक्टर प्रोडक्शन का डिमांड नहीं करता, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा प्रोडक्ट का डिमांड करता है। प्रोडक्ट में यूज होने वाले रॉ मटेरियल से उसको कोई मतलब नहीं है, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। और फैक्टर प्रोडक्शन में लैंड, लेबर और कैपिटल, इन सारी चीज़ों का डिमांड केवल और केवल प्रोड्यूसर करता है। इनका डिमांड कभी भी कंज्यूमर नहीं करता, क्योंकि कंज्यूमर को न रॉ मटेरियल, न लेबर, ना फिर उसमें यूज होने वाली मशीनरी से मतलब होता है। उसको वो जो डिमांड करता है वो हमेशा केवल फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसलिए हम ये भी जान गए हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड हमेशा एंटरप्राइज, फर्म या फिर बिजनेसमैन करता है, ना कि कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर को फैक्टर प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है बोथ एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स। फैक्टर दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एक इनएक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे लेबर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लेकिन लैंड इनएक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो ये दोनों तरह के फैक्टर प्रोडक्शन हो सकते हैं, जो इनएक्टिवली पार्टिसिपेट करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें।
फैक्टर प्रोडक्शन आर आइदर एक्टिव और पैसिव। फॉर एग्जिस्टेंस लेबर एंड एंटरप्राइज आर बोथ एक्टिव फैक्टर। लेबर और एंटरप्राइज जो है वो एक्टिव फैक्टर है, और बाकी के फैक्टर चाहे वो मशीनरी हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, ये सब के सब क्या है, या रॉ मटेरियल, ये सभी जो है वो इनएक्टिव फैक्टर प्रोडक्शन है। इसको हम पैसिव फैक्टर प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। combinedly demanded, no single factor can execute the production। जितने भी अलग अलग फैक्टर प्रोडक्शन है उनका कंबाइंडली डिमांड होता है, क्योंकि एक अकेला फैक्टर प्रोडक्शन हमेशा इनकम्प्लीट होता है, यूजलेस भी होता है। क्योंकि जब कभी भी डिमांड लैंड का होगा तो साथ में लेबर और कैपिटल भी जरूरी होगी, क्योंकि अकेले इंडिविजुअली न तो लैंड की यूटिलिटी होगी, न वो अपने आप में प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कैपेबल होगा, न अकेले कैपिटल और न ही अकेले लेबर। जब ये तीनों ही कंबाइंडली यूज होंगी एंटरप्राइज के जरिए, तब जाके फैक्टर प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तब इसका जो बोल सकते हैं, इसका पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। तब ये किसी तरह से यूजफुल होकर के किसी भी तरह से कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी आती है। No single factor can execute the production. However, all the factor production are proportionately required along with technology to produce goods and services. Hence, all the factor production are combinedly demanded for any type of production. इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो कंबाइंडली ही डिमांड होती हैं, और कंबाइंडली डिमांड होने के कारण ही ये कोई यूजफुल गुड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली एक फैक्टर प्रोडक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता। इसके बाद है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में केवल लैंड ही एकमात्र ऐसा फैक्टर प्रोडक्शन है जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। बाकी के सभी जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो सारे के सारे क्या है, वो सभी का पेमेंट करना होता है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। केवल जो नेचर ने ही प्रोवाइड किया है, चाहे वो मिनरल हो, सॉइल हो, वाटर हो, जो चाहे अपर सरफेस ऑफ द अर्थ हो या फिर इनर सरफेस ऑफ द अर्थ, मिनरल्स, ये सारे के सारे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, क्योंकि इसको नेचर ने हम लोगों को फ्री में ही दिया है। एयर हो, वाटर हो, मिनरल हो, सॉइल हो, इसीलिए इसको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मानते हैं। लेकिन लैंड को छोड़ करके, एक्सेप्ट लैंड, ऑल द अदर फैक्टर प्रोडक्शन आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जब लैंड को छोड़ दें तो बाकी कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन फ्री गिफ्ट में नहीं मिला है, ये सब पेमेंट करने के बाद ही मिलती है, चाहे वो लेबर हो या कैपिटल, क्योंकि ये कहीं नेचर ने प्रोवाइड नहीं किया, नेचर ने इसको नहीं बनाया। अगर कहीं लेबर, तब वो लेबर बनता है जब उसके पास में कुछ प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो, उसके पास में ट्रेनिंग हो, उसके पास में नॉलेज हो, ये वो गेन करता है। वो नेचर नहीं देता, बल्कि उसको खुद एफर्ट लगा के इसको गेन करना पड़ता है ताकि वो स्किल लेवल में कन्वर्ट हो। साथ साथ मशीनरी, ये भी बनाने में खर्च होता है, मशीनरी भी कैपिटल का ही पार्ट है, मनी भी कैपिटल का पार्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें कोई नेचर प्रोवाइड नहीं करती, इसको प्रोवाइड करने वाला कोई अलग मशीनरी, कोई अलग सिस्टम है जो बिना पेमेंट के कभी भी ये आपको यूज करने नहीं मिलता। तो केवल लैंड को छोड़ते तो बाकी कोई भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन में जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है इसके बारे में हम जानेंगे, और जो मेथड है, जो बेसिक कंसेप्ट है जिसके लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, जो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में अलग अलग होता है। मेनली 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करते हैं। ये 3 टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या है, वो है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, जिसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन गवर्नमेंट की ऑनरशिप में होते हैं। और गवर्नमेंट की ऑनरशिप में होती है तो सारे के सारे एंटरप्राइज भी गवर्नमेंट ऑनरशिप में ही होते हैं। और गवर्नमेंट ऑनरशिप में होने के कारण जो भी डिसीजन है वो सारा डिसीजन फाइनली गवर्नमेंट लेती है, और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। इसमें कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसमें जो फाइनल एम है प्रोडक्शन प्रोसेस का, वो हमेशा सोशल वेलफेयर होता है। ये भी एक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन है, जो अलग इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में वर्क करता है। लेकिन एक दूसरा भी इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। इस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में जितने भी अलग अलग तरह जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, वो कोई भी इंडिविजुअल अपने खुद के कंसिडरेशन के, अपने खुद के जो मोटिव हैं उसके बेसिस पे यूज कर सकता है। क्योंकि यहाँ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है
वो इंडिविजुअल ऑनरशिप में अलाउड है। यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्राइज के रूप में अपने आप को क्या कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है, और जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पर ऑनरशिप एस्टेब्लिश करके प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेगा और किसी भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। ये भी एक अलग तरह के मैकेनिज्म है। इसमें जो मोटिव होता है जो प्रोडक्शन का, वो हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। जो सोशल वेलफेयर जो मोटिव था सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में, वो यहाँ वर्क नहीं करता। ये सारे जो अलग अलग जो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं वो केवल और केवल प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से ही कंप्लीट किया जाता है। और एक तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें को एग्जिस्ट करता है दोनों सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर, जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर बोले या पब्लिक सेक्टर, ये दोनों साथ साथ वर्क करते हैं। हमारी इंडिया इसकी एग्जाम्पल है। इंडिया में हम जानते हैं कि दोनों तरह की कंपनियां एक साथ काम करती हैं, गवर्नमेंट की कंपनी भी और प्राइवेट कंपनी भी। एक ही समय में सिमिलर टाइम में दोनों तरह की कंपनियां साथ साथ काम करती हैं और एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके, एक ही तरह की सर्विस प्रोड्यूस करके हमको प्रोवाइड करती हैं। और हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चाहे तो पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है उसका बनाया हुआ सर्विस या प्रोडक्ट यूज करते हैं, या फिर प्राइवेट कंपनी से बनाया हुआ जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, इंडिया में क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, तो यहाँ पर एक ही समय में एक ही सेक्टर के अंदर दो अलग अलग कंपनियां, दो अलग नेचर की एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ही आप देखेंगे कि जहाँ जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां काम कर रही हैं जो प्राइवेट ओनरशिप में है, वहीं बीएसएनएल जैसी कंपनी भी है जो गवर्नमेंट ओनरशिप में है। तो जहाँ पर को एग्जिस्टेंस होगी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पर जो मोटिव होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद सोशल वेलफेयर होता है। जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को टारगेट करता है प्राइवेट सेक्टर और सोशल वेलफेयर को टारगेट करता है पब्लिक सेक्टर। ये चैप्टर इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है। इस चैप्टर में जितने भी अलग अलग जो पॉइंट्स थे उसको मैंने अपने ओन वर्ड में डील कर दिया है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैप्टर के अलग अलग पॉइंट्स को खुद सेल्फ स्टडी करके अच्छे से समझें, और अगर किसी तरह की कोई डाउट हो तो बिना किसी हेजिटेशन के वो डाउट अपने टेनो ऐप के जरिए हम तक पहुंचाएं। मेरी यह कोशिश होगी कि जो भी आपके डाउट हो मैं उसको दूर करूं। साथ ही साथ इस चैप्टर के वीडियो के साथ मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ के जरिए पीडीएफ फाइल बना के सेंड कर दूंगा, और ये आप इसको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर अपने नोटबुक में लिख लें और इसको कंप्लीट करें। थैंक यू।